A student is able to move a block of mass is able to move a block of mass block of mass 2 kilogram with minimum force of 1 Newton with minimum with minimum force of 1 Newton full stop. The force of friction between the object the force of friction between the object and the surface will be and the surface will be ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए है 2 न्यूटन ऑप्शन बी है 0.9 न्यूटन ऑप्शन सी है 1 न्यूटन और ऑप्शन डी है 0 न्यूटन 0 न्यूटन। ठीक है। तो अब इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बोला है स्टूडेंट इज एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम। तो सोचो कि जैसे कि एक सरफेस है एक ये सरफेस है इस सरफेस पर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास दे रखा है बेटा 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम इसका मास है। अब स्टूडेंट इज एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम विद मिनिमम फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मतलब कम से कम उसको 1 न्यूटन की फोर्स चाहिए 1 न्यूटन की फोर्स चाहिए ताकि वो मूव करना शुरू कर जाए। ठीक है। तो ये जो मिनिमम फोर्स उन्होंने बताई 1 न्यूटन ये मिनिमम फोर्स पता कैसे चलती है कि कोई भी जो चीज है वो मूव करना कब शुरू करेगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बहुत हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ एक टेबल रखी हुई है चेयर रखी हुई है हल्का सा मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो पता चलेगा ये चेयर और टेबल मूव ही नहीं करेगी। ठीक है। क्यों नहीं मूव करेगी क्यों क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको रोक रखा है। फ्रिक्शन क्या होती है अपोजिंग फोर्स होती है तो फ्रिक्शन ने उसको रोक रखा है इस वजह से वो मूव नहीं कर रही है। धीरे 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 मैं बढ़ाता गया फोर्स बढ़ाता गया हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है वो ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही है। तो मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए मिनिमम फोर्स वो फोर्स होती है कि जो मैंने फोर्स लगाई और उस फोर्स के लगते ही वो धीरे से हल्का हल्का मूव करना शुरू कर गया। ठीक है। तो वो जो मिनिमम फोर्स है वो मिनिमम फोर्स तब लगती है जब हमारी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाती है। ठीक है। मिनिमम फोर्स का मतलब ये है कि कम से कम इतनी फोर्स आपको चाहिए तो वो हल्का हल्का मूव करना शुरू करेगा नहीं तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगी उससे तब वो मूव करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मिनिमम फोर्स बोली है ना जो लीस्ट फोर्स बोली है वो लीस्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये 1 न्यूटन की फोर्स बोली है ये 1 न्यूटन की फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी। तो उन्होंने मिनिमम बोला मिनिमम का मतलब कम से कम इतनी ज्यादा से ज्यादा कितनी भी लगाओ वो मूव करेगा ही करेगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हो गया आप सोचो कि एक बड़ा भारी सा बॉक्स रखा हुआ है मैं लगा रहा हूँ उसमें ताकत खींच खींच कर हम बड़ी जोर लगा रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा है आगे को खिसक ही नहीं रहा है। हमने क्या करा कि फिर मैं अपने एक फ्रेंड को भी ले आया उसने भी लगाना शुरू करा उस पर ताकत लगाना शुरू करा लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। फिर हमने कहा कि चलो पहले हम थोड़ा थोड़ा ताकत लगा रहे थे हमने कहा धीरे धीरे अपनी फोर्स जो है वो बढ़ाते हैं। तो हमने धीरे धीरे फोर्स बढ़ानी शुरू करी एक फोर्स ऐसी लगी जिस पर वो हल्का सा शिफ्ट हुआ हल्का सा खिसका। तो हम ये समझ गए कि अब ये इतनी मिनिमम फोर्स पर ये शिफ्ट होना शुरू करा है यानी कि अब मैंने फ्रिक्शन की फोर्स जो है मैं फ्रिक्शन की फोर्स के नजदीक पहुंच चुका हूँ। तो इसका मतलब जो मिनिमम फोर्स होती है विच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 1 न्यूटन के इक्वल होगा। सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा द मिनिमम फोर्स
द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। और इन्होंने हमसे फ्रिक्शनल फोर्स ही पूछी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी 1 न्यूटन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद, पहले 22 का एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, सी है। उसके बाद 23 देखेंगे। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी क्वेश्चन नंबर 23 है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम a force acts on a body of a force acts on a body of mass a force acts on a body of mass 5 kilogram and changes its velocity from 8 meter per second to 12 meter per second and changes its velocity from 8 meter per second to 12 meter per second, changes its velocity from 8 meter per second to 12 meter per second in 4 seconds in 4 seconds, comma, then magnitude of forces, then magnitude of force is ऑप्शन है 8 4 5 6। 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जरा देखिएगा क्या करना होगा इसमें मेरे को। A force acts on a body of mass 5 kilogram and changes its velocity from 8 meter per second to 12 meter per second in 4 seconds. The magnitude of force is, हम जानते हैं कि फोर्स कैसे निकाला जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, तो मास तो दे रखा है बॉडी का 5 किलोग्राम, नोट करिए, m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। उसके अलावा चेंजेस इट्स वेलोसिटी, एक बॉडी जो थी वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। हमने क्या करा, हमने उस पर एक फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी बढ़कर 12 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जब वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, तो वो क्या हो गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो u कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड। तो u इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू हो गया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 12 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगा, 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स में इतना सब कुछ हो गया। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं, ए निकालना है मुझे। v u a t कौन सी इक्वेशन में आता है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू डालिए 12, u की वैल्यू कितनी है बेटा 8, a मुझे नहीं पता, t कितना है 4। अब 8 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 12 माइनस 8 इज इक्वल टू ए इंटू 4, कितना हो गया 4a। 12 माइनस 8 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 4a। यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई में है, पलट कर लिख दो चलो इसको। 4 इज इक्वल टू 4a लिखने की बजाय मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 4a इज इक्वल टू 4। और ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, 4 वन जा 4। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m ऑब्लिक s का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ms की पावर -2 भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो भैया फिर हमारी फोर्स कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू m इंटू ए। याद रखना
मास की जो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम ही होती है, तो 5 किलोग्राम है तो उसको ग्राम वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किलोग्राम में ही रहने दो। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 5 न्यूटन। ऑप्शन सी। क्लियर है? बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, सोमिल, लक्ष्य, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में नोट करेंगे, अ ट्रक मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर a truck moving with a speed of 54 kilometer per hour, full stop. Truck driver applied brakes suddenly. Truck driver applied brakes truck driver applied brakes suddenly and brings the truck to rest in 5 seconds. And brings the truck to rest in 5 seconds. In 5 seconds, comma, then the average retarding force on truck, then the average retarding then the average retarding force on truck comma, if mass of the truck and driver is 400 kilogram, if mass of the truck and driver is 400 kilogram, will be, मुझे लग रहा है वो छोटा बच्चों वाला कोई ट्रक होगा। इतना हल्का ट्रक होता है क्या 400 किलोग्राम? उन्होंने बोल दिया कि कंबाइंड मास है, कि भाई उसके अंदर ड्राइवर भी तो बैठा हुआ है, तो कई बार ड्राइवर भी तो 100 किलो का होता है। तो उन्होंने बोल दिया टोटल मास ड्राइवर का और ट्रक का टोटल मास मिलाकर 400 किलोग्राम है। आना दिखाई दे रहा है उधर से? ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं देखिए। ऑप्शन है 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन, 600 न्यूटन, 800 न्यूटन, और ऑप्शन डी है 500 न्यूटन। अ ट्रक मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देखो कि जैसे ना यहाँ पर इन्होंने बोला ट्रक ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक सडनली एंड ब्रिंग्स द ट्रक टू रेस्ट, रेस्ट में लेकर आता है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो, है ना? जीरो हो जाएगी। तो ट्रक मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने का क्या तरीका होता है बताइए? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो नोट कर लो सभी बच्चे ध्यान से
कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना होता है तो 18/5, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 वन जा 18, 18 थ्री जा, क्यों भाई, याद है टेबल? 18 थ्री जा 18, फोर जा कितना होता है तुम बता दो? 72 होता है किधर? ठीक है, चलिए देखिए, 18 थ्री जा 54 हो गया, तो 3 5 जा 15। तुम्हारा टेबल का टेस्ट लेना पड़ेगा सबका दोबारा से। चलिए जी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, जो ट्रक ड्राइवर है वो ब्रेक लगाकर उसको रेस्ट में लेकर आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? कितनी, 100? अच्छा, जीरो। चलो ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास u है, v है, और इन्होंने बोला कितनी देर में वो रेस्ट में आ जाता है? 5 सेकंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्रक के आजू बाजू में मत घूमना, ट्रक को रुकने में भी 5 सेकंड का टाइम लग जाता है ब्रेक लगाने के बाद। तो पता चले 5 सेकंड में ही वो हो जाए काम। उस पर लिखा रहता है ना, ट्रकों के आगे पीछे कृपया उचित दूरी बनाए रखें, वो इसीलिए लिखा रहता है। चलिए, तो ये क्या हो गया, u v और t, और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन a। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v कितना है भाई, 0, u कितना है 15, प्लस a मेरे को निकालना है, और t कितना है 5, ठीक है। तो इसको पलट कर लिख लो आप, ये 5 इंटू ए कितना हो जाएगा, 5a, और ये प्लस का 15 है, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पलट कर लिख दिया, ये वाला टर्म इधर और ये वाला टर्म इधर। जब दोनों साइड को पूरा पलट कर लिख देते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। अब प्लस का 15 उधर ले जाओ, तो अकेला 15 को ही लेकर जा रहा हूँ ना, तो साइन चेंज हो जाता है। 5a इज इक्वल टू -15, ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, तो -15/5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, तो a इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। नेगेटिव में आया तो नेगेटिव में ही आना था, क्योंकि हम ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक रहे हैं। तो हम जब रोक रहे हैं गाड़ी को, तो इसका मतलब क्या है कि रिटार्डेशन है, वो एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन। वो यही पूछ रहे हैं कि आप रिटार्डिंग फोर्स बताइए। टोटल मास उन्होंने कितना बताया था, ट्रक का और ड्राइवर का इंक्लूड करके, मतलब पूरे सिस्टम का मास 400 था। तो रिटार्डिंग फोर्स, ये नेगेटिव साइन तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को हटा दो। रिटार्डिंग फोर्स मतलब एक तरह से एफ हो गया, एफ क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 400, और एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन 3 है, ये हो गया 1200 न्यूटन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे अगला, टू फोर्सेस F1 एंड F2, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, two forces F1 and F2 are acting on a body as shown in the figure. Two forces F1 and F2 are two forces F1 and F2 are acting on a body as shown in figure, comma, then acceleration in the body is
देन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज, अब ना फिगर बनाएंगे सबसे पहले। इसमें मास दे रखा है इसका 5 किलोग्राम, F1 है 50 न्यूटन, और दूसरी तरफ से F2 है 65 न्यूटन। एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज, ऑप्शन ए दे रखा है 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये जानता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैंने इस वाले मास पर इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, इधर से 65 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, तो कुल मिलाकर ये बॉडी जो है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी कितने फोर्स के साथ? 15 न्यूटन, क्योंकि 65 इससे कितना ज्यादा है, 15 न्यूटन ज्यादा है, तो 15 न्यूटन की फोर्स से वो बॉडी इधर 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 मूव करती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा रहे, अच्छा अच्छा। चलिए, तो जो इफेक्टिव फोर्स है वो इफेक्टिव फोर्स 15 न्यूटन की हो गई। तो हम ये बोलेंगे बॉडी विल मूव टूवर्ड्स body will move towards left with a force, body will move towards left with a force of 65 minus 50, 15 न्यूटन। बताइए जी, ये तो समझ में आ गया ना? हाँ भाई, वो 65 न्यूटन है और ये 50 न्यूटन है, तो वो उसको 15 न्यूटन ज्यादा फोर्स है, तो वो उस ज्यादा फोर्स से इधर मूव करना शुरू कर जाएगी। तो इफेक्टिव फोर्स अब मेरे पास 15 न्यूटन हो गई। तो मैं कहूंगा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना आ गया, 15 न्यूटन, मास कितना दे रखा है 5, और एक्सेलरेशन ये ए हो गया, मल्टीप्लाई हो रखा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 15/5, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 25 का बी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, match column first with column second and choose appropriate option from the codes given below. And choose appropriate option from the codes given below.
फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो देखिए पहले तो दो कॉलम दे रखे हैं, पहले तो इधर लिखिएगा ए बी सी डी, ए बी सी और डी, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। इधर है कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। चेंज इन मोमेंटम, बी में है मोमेंटम, सी में लिखा हुआ है फोर्स, और फिर है मास। इधर 1 2 3 4। 1 में है किलोग्राम, 2 में है न्यूटन, 3 में है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को ms की पावर -1 भी लिखा जा सकता है, kg ms की पावर -1। और फोर्थ में है न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब जरा देखिएगा फोर्स जो है, मतलब ये यूनिट दे रखी है, ये यूनिट दे रखी है, तो अब आप मैच कर लेना इनको। पहले तो ऑप्शन देखो, अब नीचे कोड्स दे रखे हैं, कोड्स हैं स्मॉल ए, इधर लिखा है ए बी सी डी, स्मॉल ए 3412, स्मॉल बी 4123, 4123, स्मॉल सी 4321, 4321, और स्मॉल डी 1234, 1234। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक चीज तो जानता हूं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एक तो ये हो गया, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ये हो गया। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मोमेंटम केजी, केजी मीटर पर सेकंड। क्यों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फिर, एक ही बचा, न्यूटन सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम ये हो गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चेंज इन मोमेंटम ऐसे कैसे। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की यूनिट आप न्यूटन सेकंड कैसे बता रहे हो, ये कैसे हो गया, बताते हैं अभी। देखो ऐसा होता है कि अगर मान लो मेरा मास है मान लो 80 किलोग्राम, आपका मास है मान लो 50 किलोग्राम, तो हम दोनों के मास में अंतर कितना हो गया, 80 माइनस 50 मतलब 30 क्या, किलोग्राम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम आ गया ना। तो भाई चेंज इन मोमेंटम की यूनिट भी यही होनी चाहिए ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप न्यूटन सेकंड कैसे बोल सकते हो। एक तरीका तो ये है कि बचा यही है तो यही है इसका आंसर, है ना। और दूसरा तरीका क्या है वो देखिएगा, जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें यह है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। जब भी रेट की बात करी जाए तो सीधा सीधा समझ लीजिए जिस चीज का भी रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं, ठीक है, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब फोर्स इज इक्वल टू, हमने कहा कि कांस्टेंट यहाँ पर 1 मान लेते हैं हम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो ये तो चेंज इन मोमेंटम है।
ये टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मैं चेंज इन मोमेंटम की यूनिट इस वजह से न्यूटन सेकंड बोल सकता हूँ बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए, नहीं समझ में आया? आप दोबारा देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो भी होगा उसको डिवाइड बाय टाइम कर दिया। चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू। तो फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू। तो एम वी माइनस एम यू हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर जब मैं इक्वालिटी साइन लगाता हूँ तो इधर एक कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को हम जनरली वन लेते हैं इस केस में। इस केस में वन लेते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें अभी जानना जरूरी नहीं है, हम अभी छोटी क्लास में, हमें अभी जानना जरूरी नहीं है। फर्दर क्लासेस में आप समझेंगे कि वो जो कांस्टेंट है उसको वन ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ कांस्टेंट को वन ले लिया तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह इक्वालिटी साइन आ गया। फिर ये टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इंटू टी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड। तो एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू जो जो टर्म आ रहा है, जब उसकी यूनिट न्यूटन सेकंड है तो उसकी यूनिट भी तो न्यूटन सेकंड होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड हो गई। तो ए इज फोर, ऑप्शन सी, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बताइए। सुमिल, लक्ष्य, समझ गए? अरे दोनों के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई क्या? चलिए, अगला क्वेश्चन। When a moving body comes to rest, then its initial velocity, when a moving body when a moving body comes to rest, then its initial velocity is taken as 0. Then its initial velocity is taken as 0. Option A है true, B है false. C है can't say, और D है partially true और false. Partially true और false, थोड़ा थोड़ा सच, थोड़ा थोड़ा झूठ। वैसे ही पागल बना रहे हैं। क्वेश्चन देख लो जरा। When a moving body comes to rest, अरे जब मूविंग बॉडी है तो जो बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है वही तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। जब बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थोड़ी हो सकती है। उसकी फाइनल वेलोसिटी, वो बोल रहे हैं व्हेन अ मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, तभी तो ब्रेक लगाकर उसको रोका जा रहा है। रुकी हुई बॉडी पर कौन ब्रेक लगाता है? समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स दे रखा है बिना मतलब फालतू में। देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज जीरो। क्यों भाई, जब मूविंग बॉडी है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाएगी? समझ गए? तो फॉल्स है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 नोट करिए। अ बस ऑफ मास 500 किलोग्राम, यार ये बस बताओ 500 किलोग्राम की बता दी इन्होंने। ना सोचो, बस में तो बहुत सारे पैसेंजर बैठते हैं ना भाई, लगभग 100 150 तो बैठ ही जाते हैं।
ऑन एन एवरेज हर पैसेंजर का अगर हमने वजन 50 किलो भी मान लिया, उसमें अगर मान लो 25 लोग भी बैठ गए, 100 बैठ जाते हैं बस में बड़े आराम से, कैपेसिटी होती है। 500 किलो की बस है, 50 लोग बैठ गए, इनका वजन 85 किलो है, तो 2500 किलो वजन तो पैसेंजर्स का ही हो गया, बस तो बेचारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये बस क्यों बोल रहे हैं इसको? हम्म कुछ भी मतलब ऐसी पागल ही बना रखा है। चलिए देखिए, अ बस ऑफ मास 500 किलोग्राम, और 50 किलो का होता कौन है? सब मोटे मोटे होते हैं। A bus of mass 500 kilogram is moving with a velocity 500 kilogram is moving with a velocity of 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकेंड, साइकिल भी आगे निकल जाएगी इससे। 5 मीटर पर सेकेंड and is acted upon by a forward force and is acted upon by a forward force of 500 Newton due to engine. And retarding for and retarding force of 200 Newton. Retarding force of 200 Newton due to friction. Velocity of bus after 20 seconds. Velocity of bus after 20 seconds will be option A है 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 17 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 19 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है 21 मीटर पर सेकेंड। तो एक बस है, वो जो बस है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो बस ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। ठीक है, तो वो जिस वेलोसिटी से चल रही है वो तो है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है कि जो इंजन है ना, इंजन उस पर जो फोर्स लगा रहा है, जो उसकी इंजन है, जो बस का इंजन है, वो जो उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो 500 न्यूटन की फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स, मतलब जिससे वो बस आगे की तरफ जा रही है। अब जो फ्रिक्शन है, जो ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई, फ्रिक्शन फोर्स जो प्रोवाइड करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन है, वो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो 500 न्यूटन आगे की तरफ, 200 न्यूटन पीछे की तरफ, तो इफेक्टिवली वो 300 न्यूटन से आगे चलेगी, है ना। तो हम ये कहेंगे इफेक्टिव फॉरवर्ड फोर्स, इफेक्टिव फॉरवर्ड फोर्स 300 न्यूटन, ठीक है। यहां से मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लूंगा, कैसे? आप ये देखिए कि हमारे पास F इज इक्वल टू ma होता है, तो ये हो गया फोर्स कितना हो गया 300, मास कितना है बस का 500, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो ए कितना हो जाएगा
300 अपॉन 500, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फिर उन्होंने बोला कि 20 सेकंड बाद आप बताइए कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, टाइम दे रखा है 20 सेकंड। देखिए यू है, ए है और टी है, तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 20 सेकंड। तो मतलब कौन सी लगाऊं इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, u है, a है, t है, तो v निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी v कितना है वही तो निकालना है, v इज इक्वल टू यू कितना है 5, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3/5, और टाइम कितना है 20। तो 5 4 जा 20, 5 प्लस 3 4 जा हो गया 12, 12 प्लस 5 हो गया 17 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी। बताइए जी, क्लियर, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो, समझ गए? सोमेल क्लियर है? आज कोई है ही नहीं लगता है। चलिए जी अगला देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ बुलेट ऑफ 20 ग्राम a bullet of 20 gram strikes a sandbag at a speed of strikes strikes a sandbag at a speed of 200 meter per second and gets embedded after traveling 2 centimeter, gets embedded after traveling 2 centimeter। एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर फंस जाती है बुलेट। ठीक है, after traveling 2 centimeter, comma, then the resistive force exerted by sand on the bullet is, then the resistive force exerted by the sand on the bullet is, ऑप्शन ए है 2 × 10⁻³ न्यूटन, ऑप्शन बी है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन, ऑप्शन सी 2 × 10⁻⁶ न्यूटन, और ऑप्शन डी 2 × 10⁵ न्यूटन, 2 × 10⁵ न्यूटन। A bullet of 20 ग्राम strikes a sandbag। तो आप ये समझ लो कि ये बड़ा सा, जैसे वो सैंडबैग नहीं होता जिसमें वो बॉक्सिंग करते हैं, ये बड़ा सा सैंडबैग है, इसके अंदर
रेत ही रेत भरा हुआ है। एक बुलेट आती है और आके इसके अंदर स्ट्राइक कर जाती है, और यहां से और यहां तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना बुलेट, ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, यानी कि एस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। उन्होंने बोला कि जैसे ही वो इसमें स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 20/100 मीटर। रीजन क्या है कि हमारी जो एसआई यूनिट है ना डिस्टेंस की, वो मीटर होती है, तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 0.2 मीटर। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 2 सेंटीमीटर। गेट्स एम्बेडेड मतलब उसके अंदर फंस जाती है। फंसने का मतलब क्या है कि वहां रुक गई, वहां पर रुक गई वो। तो जब वहां पर रुक गई तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहे हैं रेसिस्टिव फोर्स बताओ। रेसिस्टिव फोर्स मतलब उसको रोकने की जो फोर्स है वो किसने लगाई, सैंड ने ही तो लगाई। तो वो जो फोर्स है वो कैसे निकलेगी, एक्सेलरेशन पता चल जाए और उसमें आप मास मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका मास मल्टीप्लाई करोगे, बुलेट का मास। तो बुलेट का मास 20 ग्राम दे रखा है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे, हमारे पास v है, u है, s है, और मुझे a निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, थर्ड। थर्ड है ना, v u a s, तो थर्ड इक्वेशन बाई थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए जी, वी स्क्वायर कितना हो गया, 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है, निकालना है वो तो, और एस कितना है, 0.2। ठीक है। फिर इसको मैं आगे कर रहा हूँ, पलट कर लिख दूंगा इसको मैं। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 400, सॉरी, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो बन जाएंगे, प्लस 2 इंटू 0.2 कितना हो गया, 0.4a इज इक्वल टू 0। ये 40,000 को उधर ले जाओ, 0.4a इज इक्वल टू माइनस का 40,000, a इज इक्वल टू माइनस का 40,000 अपॉन 0.4। पॉइंट गया ऊपर, एक जीरो आ गया, 4 1 4, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक्सेलरेशन आ गया -1 के आगे, 1 2 3 4 5 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बुलेट का मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम, तो 20/1000 किलोग्राम। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर ना एक्सेलरेशन नेगेटिव दे रखा है, मतलब ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है ना। तो रिटार्डिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, दिस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स है वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो गया, 20/1000 मल्टीप्लाइड बाई -1 के आगे, 1 2 3 4 5। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा, अच्छा माइनस तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 की पावर 3, और इधर क्या बचा, 2, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें, 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। बताइए, क्लियर है।